नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नागरिकता चैप्टर में नागरिकता की समाप्ति देखेंगे। इस चैप्टर के बाद हम विस्तृत तौर पे अध्ययन करेंगे सबका। तो देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना। ठीक है। स्वैच्छिक त्याग में देखते हैं क्या है। स्वैच्छिक त्याग एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण वायु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। यानी कि भारत तो जब युद्ध की अवस्था में हो या युद्ध हो, तो ये इस पे विचार नहीं करेगी, इसकी मर्जी रहेगी। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यानी अगर आपके पिताजी भारत की नागरिकता का त्याग कर रहे हैं और आप नाबालिग हैं, तो आप भी भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप 18 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारत भारतीय होने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन ये युद्ध के समय नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्तगी करना होगा यदि यदि भारतीय नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। आगे पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई है, उसकी भी नागरिकता छिन जाएगी। ठीक है। यानी कि आप 2 वर्ष तक कैद नहीं हो सकते 5 वर्ष के अंदर में। ये किस पे लागू होता है? पंजीकरण या प्राकृतिक के 5 वर्ष। नागरिक समारोह से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो और भारत न आया हो, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी कि आप 7 वर्ष से बाहर रहे हैं, आप अपने देश में नहीं आए हो। ठीक है। और इसमें एक प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में किन लोगों की भारतीय नागरिकता किसी भी अवस्था में नहीं समाप्त हो जाएगी। तो जो ब्रॉडली अध्ययन करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। आप सोचिए, सर्च कीजिए, क्योंकि बुक्स में सारी चीजें नहीं लिखी होती। ठीक है। आगे देखते हैं। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में दूसरी दोहरी नागरिकता है। जैसे यहाँ पर यूपी है और भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, तो आपको दोनों की नागरिकता नहीं मिलेगी, आप केवल भारत सरकार के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में अगर मान लीजिए वहाँ पे यूपी और भारत होता, तो यूपी और भारत दोनों की नागरिकता आपके पास होती। चलिए, अर्थात भारतीय नागरिकता नागरिकता की व्यवस्था की गई एकल भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। ये बात आ गई। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इस संदर्भ में उसकी राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा करती है, जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों
व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे। पहला क्या, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवास के रूप में जरूरत अधिनियम 1956 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे, जैसा कि अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा है संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत पूरे देश में है, लेकिन आप अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृत, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। यही नहीं, ये व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। चौथा, सन 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। का उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं और ऐसे स्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना है। से राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य में अचल संपत्ति की अर्जित करना, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित थे। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। सन 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश सन 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का आह्वान करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जाति युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहते हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। भारतीय विदेशी नागरिकता देखते हैं। आपको यहाँ से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं केवल पढ़ूंगा और इसे काट दूंगा, कोई मतलब पढ़ने का नहीं है। ठीक है, मैं काट दिया, देखो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा और उसे याद करने और
ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पढ़िए। सितंबर सन 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपाय पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी सन 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष दर्जों में रहने वाले को ही। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए, जो आपको नहीं याद करने हैं। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों को भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं है, ठीक है, प्रावधान किए गए हैं, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, ठीक है। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई के संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से इसका सीधे आप पूरा नाम नहीं देगा, सिर्फ ओसीआई लिख देंगे, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, के नाम से एक नई योजना शुरू की। अगर बहुत करेगा पीसीएस में उसका पूरा नाम पूछ दिया जाएगा कि ओसीआई का फुल फॉर्म क्या, ठीक है, जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम को मिला विलय कर दिया गया है, ठीक है। पीआईओ कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम 2/12/5 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9/1/12 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्डधारक 9/1/15 से ओसीआई कार्ड धारक माने जाएंगे, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक याद रख सकते हैं कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए। आप न याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। भारत सरकार आवेदक प्राप्त करने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा जो देश के किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, अथवा जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का हो गया, अथवा जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या प्रपोती परपौत्री हो, अथवा कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, अथवा भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का की पति पत्नी
जिसका विवाह निबंधित है और आवेदक प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो, ऐसे लोगों को ये कार्ड मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकती है, यानी कि फिक्स नहीं है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं होगा। ठीक है। भारत सरकार उस आंकड़ा डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिससे इसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा बिंदु एक में कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो गई कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार याद करने की जरूरत नहीं आपको। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा और राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा, वह उपराष्ट्रपति चुनने के लिए अर्ह नहीं होगा, यानी कि कुल मिला के वह संवैधानिक पदों पर चुनने के लिए अर्ह नहीं होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्ह नहीं होगा, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्ह नहीं होगा, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने का हाँ नहीं होगा। यानी कि अगर आप इससे ध्यान रख लें, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं रखता, तो आप दूसरी लाइन ये याद रख सकते हैं कि वह संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकता। तो 2 ही लाइन में पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है। और राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के अर्ह नहीं होगा। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामलों से संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि ऐसी सेवाओं या पदों का नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे कि आप इन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, तब तक वो उसमें शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का प्रत्याग आप किस तरह से कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के प्रत्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जब एक व्यक्ति विदेशी नागरिक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता, तब उसका विदेशी मूल की उसकी का पति पत्नी जिसने विदेशी बच्चे नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो उस तरह पहले की तरह विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना देख लेते हैं। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा
किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो अथवा भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसा विवाह के बने रहने तक भी किसी और के साथ विवाह कर लिया हो, ठीक है, तब ऐसे मामलों में उनका पंजीकरण विदेशी भारतीय नागरिक का रद्द हो जाएगा। इसके बाद आता है तुलना, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसे काटते हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, हम आगे देखेंगे अगला चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।